अस्सलाम वालेकुम। मैं नूर कादिर आप सबको वेलकम करता हूं अपनी इस एजुकेशनल सीरीज़ में। इस एजुकेशनल सीरीज़ का मैंने नाम रखा है रोड टू सक्सेसफुल रेयरिंग। सक्सेसफुल रेयरिंग का मतलब एक बच्चे को उसकी अच्छी नशोनुमा करके ब्रीडर में कन्वर्ट करना। इस वीडियो का और इस एजुकेशनल सीरीज़ का मकसद है कि हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और अपनी हासिल करदा सर्टिफिकेशंस की बेसिस पे आपको हेल्प आउट करें कि आपने एक फैंसी चिकन के चूज़े को कैसे पालना है, उसको कैसे रेस करना है। इस पूरी सीरीज़ के विजन, गोल्स और सारे मोटो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसकी पहली वीडियो के अंदर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आगे इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस एक लर्निंग के प्रोसेस का हिस्सा बनें। आइए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अगर हम टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, विच इज़ टुडेज़ टॉपिक इज़ हाउ टू स्टार्ट द लाइफ ऑफ अ न्यू चिक। मैं इसके ऊपर भी एक बेसिक वीडियो कर चुका हूँ जिसमें मेनली मैंने फ्लशिंग का प्रोसेस एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब हम बात करेंगे इन डिटेल, जिसमें मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूँगा इनकी ब्रूडिंग। ब्रूडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हमने माहौल में, जिस एम्बियंस में हमने बच्चे को पालना है, उसको ग्रो करना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। हमारे यहाँ एक मिथ है, लोग समझते हैं कि हमें बहुत हाई क्लास, हाई इलेक्ट्रॉनिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म के ब्रूडिंग सेटअप चाहिए होते हैं, बट ब्रूडिंग सिस्टम हमें बहुत बेसिक और सिंपल होता है और इसकी कोई कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती अगर इसको एफिकेसी के साथ बनाया जाए। इसमें जो ब्रूडर मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी मैं एक शॉर्ट सी वीडियो आपके साथ इस वीडियो में साथ शेयर कर रहा हूँ, पिक्चर भी शेयर कर रहा हूँ। ये एक सिंपल ब्रूडर है, राउंड ब्रूडर है। 8 बाय 4 की एक शीट मिलती है, प्रेस शीट एक सूतर की, जिसकी ऑलमोस्ट एवरेज मार्केट प्राइस आजकल 550-600 रुपये चल रही है। इस शीट को आपने सेंटर से कट करना है तो ये 8 बाय 2 के 2 पीसेस बन जाएंगे, जिसको आप फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके 2 बोल्ट्स के साथ जोड़ देंगे और उसके बाद एक लर ऊपर लकड़ी की उस पर लगा के उसके साथ आप बल्ब्स को सस्पेंड कर देंगे। आगे बात आती है इसमें टेम्परेचर और उन बल्ब्स की हीटिंग को मेंटेन करना। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अब सारी हीटिंग और वो चीज़ें बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखते हुए ऊपर की कवरिंग और नॉन कवरिंग से मैनेज कर लेता हूँ। लेकिन जो लोग इस चीज़ का इतना एक्सपीरियंस नहीं रखते, उनको इस तरह से रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसके साथ 200-250 रुपये का एक थर्मोस्टेट मिलता है, आप अगर वो बल्ब्स के साथ अटैच कर देंगे तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। अब वो जैसे जैसे उसकी लाइफ बढ़ेगी, हम वैसे वैसे उसके टेम्परेचर को स्लोली ग्रेजुअली हम नीचे लाएंगे। टेम्परेचर नीचे लाने में भी लोग गलतियां करते हैं, लेकिन वो चीज़ों की डिस्कशन मैं बाद में करूँगा। अभी मेरा फोकस ब्रूडर के ऊपर रहेगा। अब आप ब्रूडर की जो नीचे बेडिंग है उसके तौर पे हम कई लोग गलतियां करते हैं, अखबार डालते हैं जो एथिकली भी गलत है, रिलीजियसली भी गलत है और बच्चों के लिए टेक्निकली भी गलत है। जहाँ से भी अखबार गीला होता है या उनकी पूप से या पानी गिरने से, वहाँ से वो इमीडिएटली फटना शुरू हो जाता है और चूज़े उसको खाना शुरू कर देते हैं, विच इज़ वेरी बैड फॉर देम, क्योंकि हमें इनिशियली चूज़ों के पेट में कोई खुराक कुछ भी नहीं जाने देना होता। तो आपने अखबार के बजाय कार्टन्स का इस्तेमाल करना है, जो कि आप एक आम लेस के कार्टन्स या और किस्म के कार्टन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो तरीक़ेकार यूज़ करता हूँ, मैं एक दफ़ा एक बंडल मंगवा लेता हूँ कार्टन का, जो कि मुझे कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी पड़ता है और मेरे लिए यूजेज में भी आसानी रहती है। उस बंडल की पिक्चर्स आप इस टाइम पे वीडियो में देख सकते हैं। इस बंडल को हम यूज़ करते हुए इनकी बेडिंग बनाते हैं और इसके ऊपर हम ब्रूडर को रख देते हैं। अब चूज़े हमारे पास दो तरह के, दो टाइप्स के होते हैं। एक वो चूज़ा जो हमारे घर हमारे इंक्यूबेटर में हैच हुआ होता है, दूसरी तरफ वो चूज़ा जो हम कहीं से मार्केट से किसी वेंडर या किसी और शख्स से बाय करते हैं। मेरा इनिशियल स्टार्ट जो है ऑब्वियसली उस चूज़े से होगा जो हम घर पे खुद से हैच कर रहे हैं। जो चूज़ा हमारे पास घर पे हैच होता है उसको 24 आवर्स के लिए आपने उसी
ब्रूडिंग्स इनक्यूबेटर के अंदर रखना होता है। जब 24 घंटे गुजर चुके हों और वो ड्राई हो चुका हो तो आप उसमें से इनक्यूबेटर से बाहर निकाल लें। आपके पास कम से कम 2 ब्रूडर्स होने चाहिए। एक वो जिसमें आप इनिशियली चूज़ों की फ्लशिंग करते जाएं, क्योंकि कुछ चूज़े आपके इकट्ठे नहीं निकल पाएंगे। अगर हैच बड़ा है तो उसमें कुछ कुछ गैप्स के बाद निकलेंगे। समटाइम्स कुछ अंडे 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो आपके पास एक अलग ब्रूडर मौजूद होना चाहिए जिसके अंदर आप उसको फ्लशिंग का प्रोसेस करवाते जाएं और फिर आप अपने बाकी हैच के साथ ऐड कर लें उन चूज़ों को। अब बात करेंगे हमने 24 घंटे बाद जो बच्चों को निकाला है उनकी फ्लशिंग ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए कि उनके पेट में यॉक जर्दी अभी तक मौजूद है। अगर हम उसे नहीं निकालेंगे तो उसके रिमेन्स अगर पेट में रह जाते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं, जो कि ई कोलाई जैसी बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ गलती करते हैं कि उनका चूज़ा प्रॉपर फ्लश नहीं होता, जिसकी वजह से उनका चूज़ा 20 दिन की एज पे आने पे सुस्त होना शुरू हो जाता है। लगभग 25 दिनों की एज पे सुस्त होने के साथ साथ वो हर्ड से बाकी पूरे फ्लॉक से अलग खड़ा होके पर अपने सस्पेंड कर लेता है और अल्टीमेटली वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के सिम्टम्स शो करता है। फर्दर हमारे यहाँ मिस्टेक ये होती है कि हम उनको एंड्रोसेम और ये ऐसी एंटीबायोटिक्स देते हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के लिए होती हैं, जबकि उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होता। उसको एक्चुअल प्रॉब्लम उसकी अपनी उस जर्दी से क्रिएट हुआ होता बैक्टीरिया होता है जो उसके नीचे होता है स्टमक के अंदर। वहाँ से वो अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्रीज से होते हुए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्रीज तक इन्फेक्शन इम्पैक्ट देती है और अल्टीमेटली चूज़ा 35-40 दिन की एज पे एक्सपायर होना शुरू हो जाता है एक एक करके। और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये स्लो क्यों हो रहा है, ये वीक क्यों हो रहा है, और इन्फेक्शंस बढ़ती हैं। कुछ चूज़ों के अंदर आँखों में भी इन्फेक्शंस ट्रांसलेट होते हुए दिखती हैं। तो ये एक चीज़ है जो फ्लशिंग बहुत ज़रूरी है। अब सवाल पैदा होता है कि फ़्लशिंग कैसे तरीके से की जाए। फ़्लशिंग के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप शक्कर या चीनी लें और उसका अच्छा मीठा पानी तैयार कर लें। उस मीठे पानी के अंदर अब आपने लेट सपोज़ जैसे 1 गिलास अगर है तो उसके अंदर 2 चम्मच शक्कर या चीनी आपने ऐड कर लेनी है। लगभग 300-350 ml भी कर सकते हैं पानी। अब उस पानी के अंदर आपने 3 सीसी सेब का सिरका एप्पल साइडर विनेगर ऐड करना है, जो कि जहन में रखिएगा कि ये ऑर्गेनिक होना चाहिए। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होने चाहिए। लोग बहुत एक्सपेंसिव एप्पल साइडर बाय कर लेते हैं लेकिन वो हेल्पफुल नहीं होता। अब आपने ये पानी जब 8 घंटों के लिए अपने चूज़ों के सामने रख देना है, वो चूज़े इसको पीना शुरू कर देंगे और उसके साथ उनके पेट में जो यॉक है वो डिज़ोल्व होकर बाहर मोशंस की हालत में निकलना शुरू हो जाएगी। जब 8 घंटे आपको गुजर जाएं तो उसके बाद ये पानी उठाएं और उनके लिए पहली खुराक रखें। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि चूज़े की पहली खुराक क्या होनी चाहिए। चूज़े की पहली खुराक ऑर्गेनिक भी दे सकते हैं या आप किसी भी कंपनी की 4 नंबर फीड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नेशनल की 4 नंबर फीड इस्तेमाल करता हूँ, आप किसी भी कमर्शियल फीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर्शियल फीड को हमारे यहाँ बहुत बुरा माना जाता है। कमर्शियल फीड बुरी नहीं होती, उसके इस्तेमाल के तरीके कार में मसला होता है। हम लोग बोरी में खोल के उसको ऐसे रख देते हैं जिसकी वजह से उसमें नमी जाके फंगस लगने और टॉक्सिन बनने का ख़तरा होता है। एक तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अपनी फीड को एयर टाइट रखना है ताकि उसमें टॉक्सिन और फंगस जैसे प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हों। और अगर आपको ऐसा महसूस होता भी है कि कोई प्रॉब्लम हो चुका है ऐसा, तो आप उस फीड को या तो यूज़ ना करें या उसके अंदर टॉक्सिन बाइंडर ज़रूर एहतियाती तौर पे इस्तेमाल करें। पहली प्रेफरेंस इस्तेमाल ना करने की होनी चाहिए। अब आपने जब ये फीड रख दी तो इस फीड के साथ जो आपने पानी रखना है वो आपने एंटीबायोटिक का पानी रखना है। यहाँ पे मैं प्रिकॉशनरी मेजर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं प्रिकॉशन के तौर पे एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। बेसिकली जो यहाँ आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है, एंटीबायोटिक आप सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपको बता दूँ रीज़न क्या है।
हमारे यहाँ फ्लॉक्स के अंदर दो तरह से बैक्टीरिया फैलता है, वर्टिकली और हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली वो होता है जो एक केज से दूसरे केज में, एक बर्ड से दूसरे बर्ड में जाता है हमारे सेटअप के ऊपर। जो वर्टिकली होता है वो ये होता है जो पेरेंट्स ब्रीडर फ्लॉक होते हैं उनसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन एग के थ्रू बच्चों में ट्रांसलेट हो सकता है। तो आपने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल उस वर्टिकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए करना है। एंटीबायोटिक्स मैं दो तरह की रिकमेंड करता हूँ। एक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है जो कि आपको ह्यूमन मेडिकल स्टोर से मिल सकती है। एक कैप्सूल आपने 1 लीटर पानी में डाल के बच्चों को देना है और ये कोर्स आपने 5 दिन करना है। और दूसरी तरफ अगर आप ट्राइबरसन इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको वेटनरी स्टोर से मिलेगा, जिसके ऊपर उसकी डोजेज मेंशन है। आप उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, वही डोज यूज़ करेंगे जो उसके ऊपर लिखी है। ध्यान रखिएगा कि इसमें ट्राइबरसन में इंजेक्टेबल्स भी आते हैं, आपने ओरल सस्पेंशन, ओरल सिरप लेना है। अब आपने ये पानी और खुराक रख दिया। कोई भी एंटीबायोटिक का पानी 8 घंटे से ज़्यादा आपने नहीं रखना, उसके बाद वो पानी एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद आप फ्रेश वाटर यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट गलती जो हमारे यहाँ लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो फ्लशिंग हम लोग सिर्फ 1 दिन करते हैं, जबकि फ्लशिंग का प्रोसेस फॉलोड अप होना चाहिए 3 दिन के साथ। नेक्स्ट इशू जो हमारे पास हैच हुए चूज़ों में आ सकता है वो स्प्रेडल लेग्स है, यानी कि टेढ़ी टांगे, और क्रुक फिंगर्स है, यानी कि उनकी उंगलियां पंजे टेढ़े होना। इसमें स्प्रेडल लेग्स की एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट प्रोसेस भी मौजूद है और उसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाया गया है। अब उसके बाद अगली चीज़ जो क्रुक फिंगर्स हैं उनकी वीडियो मैंने अभी रिसेंटली बनाई है, लेकिन वो भी मैंने चैनल पे अपलोड नहीं की। मैं कल तक वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा और उसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक। अच्छा, यहाँ तक तो वो चीज़ें थी जो हमारे यहाँ हैच हुए हुए बच्चे की हैं। आगे जितनी चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली हमारे उस बच्चे की भी होंगी जो हमने मार्केट से, वेंडर से बाय किया है। वेंडर से बाय करने पे हम एक सवाल उनसे करते हैं जनरली लोग कि आपने फ्लशिंग की हुई है ताकि हम फ्लशिंग ना करें। तो फ्लशिंग दोबारा कर देने से कोई गलत तरीक़ेकार नहीं है, ऐसा कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि उसके लिए बहुत इंजuriयस हो जाए, जबकि बेहतर ही हो सकती है। आप एक दफ़ा फ्लशिंग से स्टार्ट मस्ट करें। ये फ्लशिंग वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया आप लोगों को कि 3 डेज़ आपने फ्लशिंग करनी है और 5 दिन आपने एंटीबायोटिक का कोर्स करना है। देन योर चिक इज़ गुड टू गो। वो बच्चा अच्छी लाइफ के लिए रेडी है। वहाँ से आप उसके बाद आप जो उसकी चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे वो बेसिकली वाइटामिन्स हैं और किस्म की चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैं आपको भी लेटर ऑन एक्सप्लेन करता हूँ। अगला स्टेप जो फीड से रिलेटेड बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप बेसिकली फीड 15 दिन तक आप उनके आगे पड़ी रहने दिया करेंगे अनटिल अनलेस कि आपने किसी टाइम पे फ्लशिंग करनी है। जब 15 दिन के चूज़े हो चुके हों तो उसके बाद आपने 3 टाइम्स अ डे उनको 40-40 मिनट्स के लिए फीड 30-40 मिनट्स के लिए रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। हमारी एक गलती होती है जिससे चूज़ा ओवर ईट करता है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हम उसकी विश पे छोड़ देते हैं और उसके बाद चूज़ा लेज़ी और स्लो होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे जब हमने बेसिकली एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं बेडिंग से रिलेटेड कि जब ये फ्लशिंग एंटीबायोटिक प्रोसेस गुजर जाए तो फिर आपने बेडिंग में मोटा बूरा डाल देना है। आपने बारीक बूरा नहीं डालना। ये बूरे की पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये बूरा इस किस्म का होना चाहिए। बारीक बूरा जो है वो लेटर ऑन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो सकता है, बेसिकली ट्रिगर कर सकता है रेस्पिरेटरी इश्यूज़ को, क्योंकि जब वो बच्चे भागते हैं तो वो फ्यूम्स बन के उड़ता है धुएँ की तरह और वो उनकी जाके सांस की नाली में इन्फेक्शंस क्रिएट कर सकता है। तो आपने इस चीज़ का बड़ा एहतियात और ख्याल रखना है कि बूरा आपने अच्छा इस्तेमाल करना है। और अगर आप राइस हस्क यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे यहाँ लोग गलती करते हैं कि बस राइस हस्क बाय किया और बाय करके ला के डाल दिया।
उसमें जब अगर आप गौर करें तो बल्ब में आपको भागते हुए चूज़ों के टाइम पे आपको बारीक बारीक डस्ट फ्यूम्स उड़ते दिखेंगे, उससे भी एलर्जीज़ और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं लेटर ऑन चूज़े के अंदर। तो अगर आपने राइस हस्क यूज़ करना है, उसका प्रॉपर प्रोसेस ये है कि आप उसको पहले छाननी लेके उसके अंदर डाल के उसको अच्छी तरह वॉश करें, उसमें से सारी मिट्टी निकाल दें। जब आप वॉश करेंगे तो यू विल सी योरसेल्फ कि उसमें से कीचड़ नुमा पानी निकलेगा। आप उसको सुखा के अच्छी तरह धूप लगवा के उसके ऊपर आप डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके वो ऐड कर सकते हैं अपने ब्रूडर के अंदर। ये वो बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने 15 डेज़ की लाइफ में एक्सप्लेन किए। आखिरी पॉइंट में जो आपको बताना चाहूँगा वो वाइटामिन्स है। वाइटामिन्स में आपको बेसिकली विटामिन ए, डी, ई, सी, के यानी कि विटामिन एडिक चाहिए। एडिक अगर आप वेटनरी उसमें जाना चाहें, वेटनरी में यूज़ करना चाहें तो मैं जिस ब्रांड पे ट्रस्ट करता हूँ दैट इज़ न्यालिक। उसमें मल्टीवीटा आता है, उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा अब जो मेरी प्रैक्टिस है वो ये है कि मैं ह्यूमन विटामिन्स जो हैं वो यूज़ करता हूँ। इसमें वाइडालिन और पॉलीबियन, ये दोनों सिरप्स मुझे बड़े अच्छे और फ्रूटफुल रिजल्ट्स वाले लगे हैं, जिनमें मिकदार में 1 लीटर पानी के अंदर 4 से 5 सीसी डालता हूँ। और बेसिकली अगर विटामिन की एक और बात समझ लीजिए कि अगर बॉडी में एक्स्ट्रा विटामिन्स चला जाएं तो वो बॉडी को हर्ट किए बगैर उसकी स्टूल में से, उसकी पूप में से पास हो जाते हैं। तो वो ज़ाया हो रहे हैं लेकिन वो कोई बैड इम्पैक्ट नहीं दे रहे। लेकिन अगर आप ये रेशो रख रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ तो दैट इज़ गुड इनफ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा कुदरती तोहफ़ा है एलोवेरा। मैं इसके ऊपर आर्टिकल भी शेयर कर चुका हूँ। मैं उस आर्टिकल की छोटी सी एक समरी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये है कि इसके अंदर अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीज़ों का एक कंप्लीट कॉम्बो है ये। अब इसका पानी आपने कैसे इस्तेमाल करना है, बेसिकली आपने एक हाथ जितना लीफ ले लेना है, रफली अराउंड 100 ग्राम से 120 ग्राम्स का एक वो लीफ होगा। उस लीफ को आपने कट करके उसमें से जेल एक्सट्रैक्ट कर लेना है। वो जेल आपने 1 लीटर पानी के अंदर 24 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। जब वो अच्छी तरह उसमें सोकन हो जाएगा तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, तो यू नो कि नाउ दिस थिंग इज़ रेडी टू सर्व। आप उसमें 70% 75% एलोवेरा वाला वाटर यूज़ करें, उसके अंदर 25 to 30% जो है वो आप बेसिकली रिमेनिंग जो है वो टैप वाटर, फ्रेश वाटर ऐड कर दें और वो पानी अपने बच्चों को सर्व करें। इट्स सोर्स ऑफ मल्टीपल बेनिफिशियल थिंग्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। फिल वक्त के लिए ये इस वीडियो में जो मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं वो आप नोट करें। उनमें कोई क्वेरीज़ हैं, उनमें कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब ऐसा प्रोसेस होगा कि मैं इसके रिमेनिंग एक वीडियो और इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड करूंगा। ये टॉपिक अभी 15 डेज़ की लाइफ को कवर कर रहा, तो हम 30 डेज़ तक जाएंगे जिसमें हम फर्दर बात और भी ढेर सारी चीज़ों पे करेंगे। उसकी फूड से लेके उसकी बाकी टेम्परेचर के ऊपर के उसका टेम्परेचर कैसे हमने टाइम बाय टाइम लोअर करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि बहुत सारे लोग बात करेंगे वैक्सीन रिलेटेड कि हमें वैक्सीनेशंस का क्या शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। मैं जो हमारे यहाँ लंबे लंबे वैक्सीन शेड्यूल्स हैं मैं उनके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। बेसिकली हमें बर्ड की इम्यूनिटी पे बचपन में फोकस रखना चाहिए कि वो इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि बर्ड सारे प्रॉब्लम्स को लेके इम्यून हो, उसको फेस करने की क़ुव्वत मुदाफ़त रखता हो। अब अगर आप लोग उसकी वैक्सीनेशंस की तरफ जाते हैं तो मैं गैलीम्यून को रिकमेंड करूंगा। गैलीम्यून के लिए कम से कम आपका चूज़ा 5 to 6 वीक्स का होना चाहिए, आप उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम उस एज पे आएंगे तो मैं आपको वैक्सीनेशन की भी डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा। फिल वक्त के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और काइंडली मेरी वीडियो को शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकें। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।